नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यूपीएससी। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। तो इस संघ लोक सेवा आयोग, जो कि भारत की एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच हमें मिलता है। इस संवैधानिक संस्था के बारे में हम पढ़ेंगे और जनरली हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके चार डायमेंशंस में हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये नहीं तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। हम प्रयास करेंगे बहुत कम समय में इसके लगभग सभी प्रश्नों को पढ़ लें। तो चार डायमेंशंस में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामान्य परिचय, फिर उसके बाद इतिहास, और फिर उसके बाद वर्तमान स्थिति और संवैधानिक प्रावधान। तो बच्चों देखिए, इस पे जैसे अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो लगभग आप सभी को ये पता होगा कि यूपीएससी एक ऐसा संस्थान है जो भारत के अंदर अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति करने के लिए बनाया गया एक संवैधानिक संस्थान है। तो यूपीएससी के पास क्या जवाबदारी है? जो भी संवैधानिक उसको अधिकार दिए गए हैं यूपीएससी को, उसमें क्या जवाबदारी है इसके पास कि वो अखिल भारतीय सेवा, जैसे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय विदेश सेवा, या फिर और भी सारी सेवाएं, रेल सेवा, ऐसे करके बहुत सारी सेवाएं हैं जो अखिल भारतीय स्तर की होती हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी की पोस्ट है, उन पर भर्ती करने का या उन भर्तियों के लिए योग्यता निर्धारण करने का जो संविधान के अनुसार अधिकार दिया गया है, किसे? यूपीएससी को दिया गया है। यूपीएससी वर्तमान अगर हम स्वरूप देखें तो यूपीएससी में 10 सदस्य हैं और 10 सदस्य मिलकर ही इस तरीके के निर्णयों को लेते हैं। और अलग अलग राज्यों में आपको जैसे पता होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग भी होता है ना, तो वो राज्यों के स्तर पर काम करता है। पर अभी हम पढ़ रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 से 323 में इसका प्रावधान है। अब देखते हैं इसका सामान्य परिचय। तो जैसे मैंने बताया, क्या करना है, इसका कार्य ही इसका सामान्य परिचय है कि भाई यूपीएससी का क्या काम है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसमें भर्ती करवाना और उसके संबंध में नियम निर्धारण करना। ये है संघ लोक सेवा आयोग का कार्य। और इसका सामान्य परिचय में अगर हम देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, धौलपुर हाउस दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 10, कुल 10 सदस्य हैं यूपीएससी में। और यूपीएससी लगातार अपना निष्पक्षता से पेपर कराने के लिए जाना जाता है। और भारत में जो सर्वोच्च पद हैं जो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाते हैं, उनको भरने का ये काम करता है यूपीएससी। अब सामान्य परिचय में से तो ऐसे कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हम आगे आते हैं इसमें जहाँ से ये क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी का इतिहास। यूपीएससी का इतिहास की अगर हम बात करें तो यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग का जो नाम है, पहले संघ लोक सेवा आयोग नहीं था। अगर आप लोगों ने सुना हो एफपीएससी का मतलब था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। पाकिस्तान में जो यूपीएससी है उसका नाम अभी भी यही है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक भारत शासन अधिनियम आया जब 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में ऐसा चर्चा की गई थी, ऐसे प्रावधान किए गए थे कि भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें कि योग्यता अनुसार सदस्यों को रखकर भारत में इस तरीके की भर्तियों को आयोजित किया जा सके। तो जब 1919 के संविधान भारत शासन अधिनियम में ये प्रावधान किया गया, तो इसी के तारतम्य में 1919 में जब प्रावधान के बाद इसी तारतम्य में 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक विधि आयोग या एक कानून आयोग की स्थापना की गई है ना। लॉर्ड ली की अध्यक्षता में, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, लॉर्ड ली की अध्यक्षता में 1924 में क्या किया गया, एक विधि आयोग, कानून आयोग का गठन किया गया। उस आयोग का क्या काम था कि इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि कैसी संभावनाएं एक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियों के लिए
कैसे प्रकार से आयोग का गठन किया जा सकता है, इसके लिए किया गया था। तो 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में ली आयोग का गठन किया गया। ली आयोग में एक बहुत बड़ी हमें यहाँ पे आज जो जिस तरीके से करंट अफेयर्स चल रहा है या करंट में जो आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या अलग अलग राज्यों से सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे मामले हमें देखने मिल रहे हैं। तो ली आयोग ने एक अनुशंसा की थी। उसने तो ये कहा था कि भाई एक लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होनी चाहिए, साथ साथ इसने एक अनुशंसा की थी। ली आयोग के अनुसार जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसमें 40% किसके लिए आरक्षित कहने के लिए बात कही थी, ब्रिटिशर्स को या अंग्रेज़ों को 40% जो हिस्सा होगा पदों का वो उन पर कौन रहेगा, अंग्रेज रहेंगे। 40% जो है वो सीधी भर्ती के माध्यम से भारतीय नागरिकों के लिए और बचा जो 20% था ये भारतीयों के लिए ही था, परंतु जो प्रमोशन के माध्यम से। तो लगभग 60% जो सिविल सेवाओं के पद थे, ली आयोग ने क्या कहा था कि 60% सिविल सेवाओं के पद जो हैं वो भारतीयों से ही भरे जाना चाहिए। ऐसे आरक्षण की इन्होंने भारतीयों के लिए मांग की थी। ठीक है, यहाँ कोई जातिगत आरक्षण नहीं था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार आरक्षण नहीं था। यहाँ पर जो आरक्षण था वो नागरिकता के आधार पर आरक्षण था। जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उनको आरक्षण दिया गया 40% का, ली आयोग के अनुसार, है ना। 40% का आरक्षण दिया गया। सीधी भर्ती में भारतीयों को भी 40% का और 20% भारतीय प्रमोशन का प्रावधान की बात कही किसने, ली आयोग ने। और इसी ली आयोग की अनुशंसा पर हमारा जो आज का यूपीएससी है उसका पुराना नाम क्या है, एफपीएससी। 1 अक्टूबर ली आयोग की अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1926 ली आयोग की अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1926 को गठन कर दिया गया एफपीएससी का। एफपीएससी मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये गठन हुआ किसका, एफपीएससी का। इसके बाद एक और भारत शासन अधिनियम आया 1935 का। ये जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भारत शासन अधिनियम और 1919 और 1935 दोनों सिलेबस में स्पेसिफाइड किए गए हैं इस बार, तो उनको भी हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं। मैंने आपको बताया कि एफपीएससी का गठन कब हो गया, 1 अक्टूबर 1926, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसी एफपीएससी का नाम बदलकर एक और अधिनियम आया 1935 में, भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से एफपीएससी का नाम बदल के रख दिया गया यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। यूपीएससी का नाम कब परिवर्तित हुआ, यूपीएससी कब पड़ा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान के माध्यम से, है ना। तो इसको अपन को इतिहास में बहुत अच्छे से याद रखना है। अब अगर हम इसमें इसके अध्यक्ष की बात करें तो यूपीएससी के जो जब 1924 के बाद अनुशंसा के बाद, ली आयोग की अनुशंसा के बाद 1926 में इसका पहली बार गठन हुआ, तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष की हम बात करें तो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष रॉस वारकर, ये रॉस वारकर जो थे वो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। यूपीएससी के फर्स्ट अध्यक्ष रॉस वारकर बने, जो 1926 में बने थे। इसके बाद अगर हम बात करें ज़्यादा अध्यक्षों के बारे में तो इसमें हम नहीं पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इतना कुछ ऐसा विशेष यहाँ से आएगा नहीं। इसके बाद हम देखें कि पहले भारतीय एक फैक्टर बन सकता है यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष, यूपीएससी के फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष ये बने थे कौन, एच के कृपलानी। यूपीएससी के फर्स्ट भारतीय अध्यक्ष कौन बने, एच के कृपलानी। ये 1949 तक रहे। अगर एक आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता आज़ादी के समय, ऐसे कुछ फैक्ट बनेंगे, बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता इसमें से आएगा। तो भारतीय अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, एच के कृपलानी थे पहले भारतीय अध्यक्ष। इसके बाद एक और थे जो आर एन
RN बनर्जी अगर आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा RN बनर्जी। RN बनर्जी साहब जो थे वो 1950 में जब यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ भारतीय संविधान के अनुसार 1950 में, तो RN बनर्जी उस समय यूपीएससी के अध्यक्ष थे। RN बनर्जी यूपीएससी के अध्यक्ष थे। RN बनर्जी, ये तो 3 अध्यक्षों के नाम आप याद रखिए। रॉस वारकर जो पहले अध्यक्ष थे 1926 में बने, HK कृपलानी जो पहले भारतीय अध्यक्ष थे यूपीएससी के, और उसके बाद RN बनर्जी जो 1950 में जब यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ उस समय ये अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे यूपीएससी के। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम देखें इतिहास के, इसके इतिहास में लगभग इतने ही प्रश्न बनते हैं। और थोड़ा सा वर्तमान स्थिति में अगर आप बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अभी आप सभी को पता होगा। यूपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये हैं जोशी साहब हैं, प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है ना, अभी ये इन्होंने अरविंद सक्सेना जी का कार्यभार संभाला है। अब इसमें कुछ और फैक्ट बनते हैं, जैसे कि यूपीएससी से, और आप देखेंगे जैसे मैं संवैधानिक दर्जे की बात करूं तो जो लगभग संवैधानिक प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग के लिए किए गए हैं, संघ लोक सेवा आयोग जो केंद्र सरकार की या भारत शासन की जो अखिल भारतीय सेवाएं जिनको हम बोलते हैं उनके लिए भर्तियों की परीक्षा नियुक्ति करने का अधिकारी होता है, वैसे ही प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है ना। आर्टिकल 315 के तहत राज्य और लोक संघ लोक सेवा दोनों का गठन किया जाता है, तो वो राज्यों के लिए करता है। वैसे ही मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्यों, सबके लिए एक अलग अलग राज्य में जो राज्य स्तर की राज्य प्रशासनिक सेवा होंगी उनमें भर्ती करने का भी हक किसके पास होगा, राज्य लोक सेवा आयोग के पास होगा। और संघ लोक सेवा आयोग के पास क्या होगा, केंद्र सरकार का या अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती करने का हक होगा। ठीक है ना, चलिए अब इसमें ठीक है, ये हो गया, चलिए ठीक, चलिए अब इसमें हम पढ़ेंगे वर्तमान स्थिति। मैंने बता दी, वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी जी हैं अध्यक्ष। अब एक और महत्वपूर्ण इसमें से वो आता है यूपीएससी के बारे में, संवैधानिक प्रावधान। यूपीएससी के संवैधानिक प्रावधान, तो संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करें तो आपको, चूंकि मैंने आपको बताया, यहाँ लिखता हूँ मैं आर्टिकल 315, मैं पूरे आर्टिकल बता देता हूँ और जो इम्पोर्टेंट होगा वो आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 317, आर्टिकल 318, आर्टिकल 319। तो यहाँ पे आप देखिए ये अलग अलग अपन पढ़ेंगे, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी, यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में भी इन्हीं अधिनियमों के तहत बात की गई है। तो जैसे हम आपको बात करें कि चाहे राज्य, आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन के संबंध में बात करता है। तो गठन संबंधी प्रावधान, यूपीएससी का गठन हो, चाहे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो आर्टिकल 315। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ, तो आर्टिकल 315, क्योंकि आर्टिकल 315 में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों के गठन की बात की गई है। इसके बाद आर्टिकल 316, आर्टिकल 316 में जो पदाधिकारी होते हैं, है ना, किसके, यूपीएससी के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के, उनकी नियुक्तियों के संबंध में बात की गई है। तो जो सदस्य हैं, सदस्यों की नियुक्ति, चाहे वो चेयरपर्सन हो, सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा, और स्टेट पीएससी की सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसको अपन को याद रखना है ना। सदस्यों की जो नियुक्ति है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के द्वारा
यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, या राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है, या फिर यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। फिर अगर हम इसमें बात करें आर्टिकल 317, सदस्यों को पद से हटाना, सदस्यों को पद से हटाना या इस्तीफे की बात इसमें कही गई है, पद से हटाने या इस्तीफे की बात की गई है। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भ में, यहाँ स्टेट पीएससी के संबंध में, यहाँ यूपीएससी के संबंध में। तो जो पद से हटाने की बात अगर हम कहें तो ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास, यहाँ पर भी यह अधिकार है राष्ट्रपति के पास, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। आर्टिकल 317 ये कहता है कि राज्यपाल जो है वो नहीं हटा सकता है पद से राज्य लोक सेवा अधिकारी के, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। यहाँ पे भी एक प्रावधान है, राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है, इस्तीफा ले सकता है उनका, परंतु राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है। वो सर्वोच्च न्यायालय की परमिशन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति जो है पद से हटा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भी। तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिकल 318, आर्टिकल 318 कहता है कि सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति संबंध में नियम बनाने का, सदस्यों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार, सेम यहाँ पे भी यही है, सदस्यों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसके पास है, या यूपीएससी के संदर्भ में संसद के पास, और पीसीएस या अपन कहें राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में विधानमंडल के पास, संबंधित राज्य की। और अगर बात करी जाए दिल्ली की, जैसे दिल्ली सब ऑर्डिनेट वगैरह होगा, तो दिल्ली में अगर राज्य लोक सेवा आयोग है परंतु राज्य में जो विधानमंडल है वो तो है, परंतु जब हम बात करेंगे ऐसे स्टेट की, दिल्ली की छोड़ दीजिए, जब हम बात करेंगे ऐसे स्टेट की जहाँ पर विधानसभा नहीं है तो ये अधिकार अपने आप संसद के पास पहुँच जाएगा। हम बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ लोक सेवा आयोग की, या हम बात करें लद्दाख लोक सेवा आयोग की, अभी जो कि गठन नहीं हुआ, आने वाले समय में होगा। तो केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लोक सेवा आयोग जो है अगर वहाँ पे वर्क करता है तो उसके संबंध में सभी शक्तियाँ संसद के पास होंगी। ठीक है। आर्टिकल 319, आर्टिकल 319 क्या कहता है, आर्टिकल 319 के अनुसार ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या अपन कहें कि कोई सदस्य राज्य सरकार के अधीन, कोई भी लोक सेवा आयोग का सदस्य, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, कोई भी लोक सेवा आयोग का सदस्य राज्य शासन अथवा केंद्र शासन के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता। मतलब रिटायर्ड व्यक्ति ही यहाँ पर पहुँचेंगे, है ना। तो इसको याद रखिएगा, राज्य शासन और केंद्र शासन के, राज्य अथवा केंद्र अथवा राज्य के अधीन पदों को धारण ना करना। अगर कोई भी व्यक्ति जो राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनेगा, उसका क्या प्रावधान होगा कि वो राज्य के अधीन या केंद्र के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल 320, ये आप नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 320 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 320 में वर्णित है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है ना। आर्टिकल 320 यूपीएससी और पीएससी के कार्य, स्टेट पीएससी के कार्य। आर्टिकल 320 कार्य, क्या कार्य जो मैंने आपको बता दिए कार्य। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल 321 के अनुसार, आर्टिकल 321 में क्या है, कार्य क्षेत्र का विस्तार। सभी हमें नहीं पढ़ना है, आर्टिकल 321 कार्य क्षेत्र का विस्तार, आर्टिकल 321 कार्य क्षेत्र का विस्तार। और आर्टिकल 322 में हमें क्या मिलेगा, आर्टिकल 322 में हमें मिलेगा व्यय। जो यूपीएससी के खर्च होते हैं, वेतन भत्ते होते हैं,
सदस्यों के अधिकारियों के वो व्यय संबंधी मामले, ये भी हमें याद रखना है 322। तो इसमें याद रखिएगा कि जो वेतन, सदस्यों के जो वेतन होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। मतलब जो अधिकारियों के और सदस्यों के वेतन इसमें से जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे? भारत की संचित निधि से व्यय होगा। आर्टिकल 322 यूपीएससी के सदस्यों का जो वेतन है वो कहाँ से जाएगा? भारत की संचित निधि से जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 323 में ये है प्रतिवेदन के संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 323 में प्रतिवेदन के संबंध में प्रावधान है। प्रतिवेदन का अर्थ होता है कि भाई जैसे कोई भी प्रतिवेदन का अर्थ होता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, वो हर वर्ष जो अपना कार्य उसने किया होगा, जब भी आप राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसका प्रतिवेदन आपको वहाँ पे वेबसाइट पे मिलेगा। तो प्रति वर्ष उसने क्या प्रोग्रेस किया है इसका विवरण वो संघ लोक सेवा आयोग सौंपेगा राष्ट्रपति को और राज्य लोक सेवा आयोग सौंपेंगे राज्यपाल को, है ना। उसमें पूरा विवरण होता है कि किसको कितनी नौकरियां दी गई, किस समुदाय को कितनी नौकरियां प्राप्त हुई हैं, कौन कैसा किस उसमें पद में गया है, सब पूरा विवरण राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष रखेगा? राज्यपाल के समक्ष, आर्टिकल 323 के तहत। चलिए, तो संवैधानिक प्रावधानों में हमने इस सभी चीज़ों को पढ़ लिया। अब कुछ ऐसा इसमें बचता नहीं है जो कि यहाँ से अलग हटके आए। मैंने लगभग सभी प्रश्नों को इसमें कवर कर दिया है, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग हो, तो उसके बारे में मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन यहाँ पे करता हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कुछ समय में पेपर है और उसके जो यूनिट 10 है उसमें यूपीएससी के बाद मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ योग्यताओं की, जैसे यूपीएससी की अगर बात करें, यूपीएससी का जो अध्यक्ष या अन्य सदस्य होते हैं, सदस्य का कार्यकाल, अध्यक्ष या अन्य सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्ष, जो पहले हो जाए। मतलब कोई भी अगर 65 वर्ष की आयु हो या 6 वर्ष नियुक्त हुए हों तो जो भी पहले होगा उससे के समय रिटायर हो जाएगा। और अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे मध्य प्रदेश की राज्य लोक सेवा आयोग या फिर मध्य प्रदेश की स्टेट पीएससी की, कोई भी स्टेट पीएससी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या एमपी पीएससी हो, की बात करें तो यहाँ पर 62 वर्ष और 6 वर्ष जो भी पहले हो जाए, सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? या तो 62 वर्ष या तो 6 वर्ष, जो पहले हो जाए। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, स्टेट जो पीएससी होती है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है, वैसे ही 1941वां संविधान संशोधन हुआ था। 41वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 41वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इस संविधान संशोधन के तहत जो आयु थी वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी, सिर्फ 62 कर दी गई। तो ये याद रखिएगा आप, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कब की गई थी? 1976, 41वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है और बहुत सारे लोग इसको गलत कर देंगे अगर अच्छे से ना पढ़ा हो तो। 41वां संविधान संशोधन 1976, 60 वर्ष से बढ़ाकर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की आयु कर दी 62 वर्ष या फिर 6 वर्ष, जो कहते हैं वो पहले भी यही था। तो ये हुआ। अब इसके बाद हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष मेहरा साहब हैं,
RL मेहरा, रमन लाल मेहरा जी हैं वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष की, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे रेगे साहब थे, DB रेगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे DB रेगे। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। MPPSC, तो आपको पता हो कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वो 1956 में हुआ था। और 1956 के पहले अगर हम देखें मध्य प्रदेश के सर्विस कमीशन का इतिहास, तो 1956 के पहले 1954-55 में 1954-1955 में एक आयोग हुआ करता था मध्य प्रांत सर्विस कमीशन या मध्य प्रांत पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मध्य प्रांत जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, इसमें भोपाल स्टेट, विंध्य प्रदेश और मध्य प्रांत का हिस्सा इसमें आता था या उसके कार्यक्षेत्र को ये देखता था। बाद में इसका जब 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो MPPSC का गठन कब हो गया? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और उसी दिन माना जा MPPSC को भी संवैधानिक प्रावधानों के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का दर्जा मिला और इसका नाम कर दिया गया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके पहले अध्यक्ष बने DB रेगे। वर्तमान अध्यक्ष हैं रमन लाल मेहरा। भास्कर चौबे थे, उसके बाद ये बने रमन लाल मेहरा, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और इसमें भी दिनेश जैन जी हैं जो कि सचिव हैं, है ना। अजय दुबे जी हैं जो कि सह सचिव हैं। 5 सदस्यीय है मध्य प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, वो कितना सदस्यीय है? 5 सदस्यीय। संघ लोक सेवा आयोग होता है 10 सदस्यीय। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में है 5 सदस्य और संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। चलिए, तो इसमें जो संवैधानिक प्रावधान थे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, वो मैंने आपको वही है जो कहते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के हैं। और ये राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे इसके सदस्यों के कार्यकाल वही आपका 62 वर्ष होगा। राज्यपाल कोई अपना प्रतिवेदन देगा, है ना। तो प्रतिवेदन मतलब आर्टिकल 323। इसका गठन भी आपका आर्टिकल कितने के तहत हुआ है? 315 के तहत। तो जो 315 से 323 तक जो मैंने आपको आर्टिकल बताए हैं, वो सेम राज्य लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश पर भी लागू होंगे, ठीक है ना। तो लगभग सभी प्रश्न मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।